Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी एक बार ज्वाइन कर लीजिए। पता नहीं उसमें क्या इशू आ रहा था, वो काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे इसमें क्लास लेना पड़ रहा है। तो चले ठीक है, उसमें मैं बाद में अपलोड कर दूँगा। उसमें काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पे क्लास लेना पड़ रहा है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आवाज़ आ रही है क्या, एक बार कमेंट करके बताइएगा। उस वाले चैनल पे पता नहीं क्या, तब से मैं 15-20 मिनट से करीब लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ और बार बार कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। शायद टेक्निकल इशू आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं। खैर, गुड आफ्टरनून शाहिद। और भी कोई लोग हैं, जल्दी सबको आ जाइए, जल्दी सबको आ जाइए। और भी ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ बच्चों को, नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा कि मैं लाइव आ चुका हूँ। चलिए, आवाज़ आ रही है। चलिए ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का था कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के क्वेश्चंस हम लोग बेसिकली करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई थिंक पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा धीरे धीरे। तो आप लोग बीच बीच में कमेंट करते रहिएगा ताकि मैं भी कर सकूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन। इसको ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आवाज़ आ रही है। फिर इसके बाद हम लोग इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले इसको एक बार ट्राई तो कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना, उसको ट्राई कीजिए एक बार। इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं इसके आगे का। ये कल आरसी सर्किट कराया था, उसी का क्वेश्चन है। एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको। आरसी सर्किट का क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद देखते हैं इसको। जल्दी से, अच्छे से स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक बार इसको ट्राई कीजिए, आरसी सर्किट का क्वेश्चन है, आरसी सर्किट का। जल्दी से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ये चल क्यों नहीं रहा, क्या हो गया, सब कुछ पागल हो गया क्या? ठीक है, हो गया क्या आप लोगों से? चलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कैपेसिटर है सी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये कैपेसिटर है जिसको मैं अभी मार्क कर दे रहा हूँ। ये कैपेसिटर सी दे रखा है, जो इसको मैंने मार्क किया। और इनिशियली अनचार्ज था, स्विच S1 इज क्लोज। S1 स्विच यहाँ पे रहा और S2 स्विच यहाँ पे रहा। S1 क्लोज किया गया लॉन्ग टाइम के लिए
और S2 इज ओपन, S2 को फिर ओपन रखा गया। नाउ t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे क्या किया गया, S2 को ओपन कर दिया गया, सॉरी S2 को क्लोज कर दिया गया और इसको ओपन कर दिया गया। ऑल बैटरीज आर आइडियल एंड कनेक्टिंग वायर्स आर रेजिस्टेंसलेस, देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 पे बताइए क्या किया गया, S1 को ओपन कर लिया गया, S2 को क्लोज कर लिया गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि t इक्वल्स टू 0 पे करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, मतलब t इक्वल्स टू 0 की बात कर ली जाए तो ये पूरा का पूरा जो सर्किट है जिसको मैं इस तरीके से मार्क कर रहा हूँ ये ओपन सर्किट में चला गया, तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब t इक्वल्स टू 0 पे कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इस तरीके से। अच्छा, इस पर अगर ये पहले S1 स्विच को क्लोज्ड कर लिया गया था लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसका मतलब है ये वाला जो कैपेसिटर ये फुल्ली चार्ज हो गया होगा और इस पर चार्ज कितना आ चुका होगा, वो जो चार्ज आ चुका होगा वो आ चुका होगा EC, कितना आ चुका होगा EC, प्लस के साथ इधर और यहाँ माइनस के साथ EC। तो ध्यान से देखिए ये आपका 2R रेजिस्टेंस है, ये 3R रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 5R। तो आपसे पूछा जा रहा है Q एज अ फंक्शन ऑफ, अच्छा ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का क्वेश्चन हो गया, तो Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा कि Q इनिशियल कितना था EC इंटू ई टू दी पावर माइनस T बाई R की वैल्यू है 5R इंटू C, तो ये हो गया। अच्छा t इक्वल्स टू 0 पे पूछा है तो आप ध्यान से देखिए, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो आपका E बाई 5R आंसर आ जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, पहला वाला ऑप्शन सही हुआ क्या, पहला वाला ऑप्शन सही हुआ, पहला वाला अगर ऑप्शन सही हुआ है, हाँ आपका आंसर सही है। अनुभव जो आप बता रहे हो कि सर बी ऑप्शन है वो सही है। अच्छा t इक्वल्स टू 0 पे रीडिंग ऑफ अमीटर इज 0, जो कि गलत बात है क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे जो रीडिंग ऑफ अमीटर मतलब क्या होता है, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वही तो ये अमीटर रीड कर रहा होगा। तो सिंपल सी बात है 5/E/5R जो कि ये अमीटर रीड कर रहा होगा, इस ब्रांच में जो करंट होगा वही ये अमीटर रीड करेगा। अच्छा ही डेवलप्ड t इक्वल्स टू 5RC/ln2 इन रेजिस्टेंस 3R इज इतना। अब देखो अगर तुम देखो Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है। अगर आपको याद होगा Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अभी मैंने लिखा है और उसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा, EC इंटू ई टू दी पावर माइनस T बाई 5RC, अगर आपको याद हो तो एक बार देख लीजिए। ये आप ऐसा कर लीजिए, आपको इतना पता है कि इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे, जब t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज कितना था भैया, चार्ज था हमारा EC। अब t इक्वल्स टू देख लो, t इक्वल्स टू 5RC ln2 में चार्ज कितना हो जाएगा, तो t के जगह आप पुट कर दीजिए 5RC ln2, ये आप पूरा का पूरा पुट कर दीजिए, ये t की वैल्यू है। तो आपको इस टाइम पे चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर चार्ज की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो बताइए t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t की जो वैल्यू दे रखी है उस बीच में कितना चार्ज में डिफरेंस आया। जितना चार्ज में डिफरेंस आया आप डायरेक्टली लिख लीजिए हीट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हीट लॉस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी डेल्टा क्यू स्क्वायर बाई 2C, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज निकाल लीजिए, t इक्वल्स टू 0 पे Q इनिशियल आपको पता चल जाएगा, t इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है कितना 5RC ln2, इस पे आप Q फाइनल निकाल लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, इनका स्क्वायर बाई 2C कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा नेट हीट लॉस कितना हुआ। अब जो देखो हीट लॉस जो होता है, अगर आपको याद करो, हीट लॉस होता है I स्क्वायर इंटू RT, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप ध्यान से देखो जो हीट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान से देखिए हीट लॉस इन 2R, अगर तुम देखोगे तो हीट लॉस टोटल इंटू 2R से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 5R से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ये तो 2R के लिए मैंने बताया। इसी तरीके से अगर 3R से करता तो 3R से मल्टीप्लाई कर दो अपन 5R से डिवाइड कर दो। तो ये बताइए कितने लोगों को ये दूसरा वाला पार्ट समझ में आया, मतलब कि ये जो मैंने सी वाला पार्ट जो बताया है ये कितने लोगों को समझ में आया, ये किस तरीके से हीट लॉस टिल t इक्वल्स टू 5RC बाई इंटू ln2 पे कैसे करके निकालना है, ये कितने लोगों को समझ में आया। पहले तो ये बताइए ये कितने लोगों को समझ में आया, पहले तो ये बताइए। ये आ गया ना,
इसका जो सी ऑप्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, ये आ जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो अब आपसे डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन कैसे सही है? इसका आंसर बी है, इसका आंसर जो है वो बी है। बी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है तो ओनली बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अगर तुम बात किया जाए चार्ज ऑन अ कैपेसिटर T ग्रेटर देन जीरो, T इक्वल्स टू जीरो पे आपका इस वाले स्विच को हमने क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया, तो हमने अभी बात की थी कि ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का क्वेश्चन हो गया। ये कुछ ऐसा सर्किट बनेगा क्योंकि ऊपर वाला तो खुला हुआ है, तो ये आपका हो गया। तो बताइए T इक्वल्स टू जीरो पे चार्ज कितना था? EC था, तो इसका चार्ज द फंक्शन ऑफ टाइम तो अभी हम लोगों ने निकाला था, EC इंटू e⁻t/5RC, याद होगा, यही तो हम लोगों ने पहले भी निकाल रखा था। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो मतलब ए, बी और डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है और सी ऑप्शन गलत है और आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, ए, सी और डी ऑप्शन सही है और बी ऑप्शन गलत दे रखा है, तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट इसके लिए, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा ये समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोग। एक बार इस नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। कल और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आज तो बेसिक्स में करा रहा हूँ जिससे कि एक पूरा का पूरा आपको एक रिवीजन मिल जाए। आज मतलब कि देखोगे कि तुम्हें हर एक चैप्टर्स का कुछ ना कुछ मतलब कि टॉपिक्स का क्वेश्चंस मिल जाएगा, लेकिन कल से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपको एक पर्टिकुलर मतलब कि सेक्शन के मिलेंगे। तो कैपेसिटर के अभी हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करवाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका पार्ट 1 लिखा है। ठीक है, तो चलिए सेकेंड पार्ट को, सेकेंड क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इसको क्या बोलते हैं कैपेसिटर को मिक्स करा दिया गया है, तो एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। मतलब 3-4 बच्चे ही हैं क्या? एक साहिल है, अंबिका है, बस, और कोई बच्चे नहीं है क्या? क्या यार तुम लोग भी। चलिए ठीक है, बाद में देखेंगे ये लोग। देखो, कैलकुलेट एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेराड आपको दे रखा है कि इस वाले कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ होगा। तो एनर्जी स्टोर क्या होता है? हाफ CV²। आप या तो आप ऐसे बोल सकते हो या Q²/2C ये लगा सकते हो। तो आप ये देख लीजिए कि इसके अक्रॉस A और C पॉइंट के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देखो D पॉइंट पे तो पोटेंशियल और D पॉइंट पे तो पोटेंशियल दोनों साइड के लिए सेम है। अगर तुम ध्यान से देखो तो आपको बोल रहा है कि वोल्ट मीटर जो है वो आपका 15 वोल्ट जो है रीडिंग पड़ रहा है। तो मतलब अगर यहाँ का रीडिंग अगर 0 मानोगे, मान लो D पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल 15 हो जाएगा। अच्छा, मीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 999 ओम, और 1 ओम पहले से दे रखा है। मतलब कि इस पूरे ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम हो गया। और करंट कितना फ्लो कर रहा है भैया? करंट जो फ्लो कर रहा है वो 15 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब करंट, इसी ब्रांच का करंट पता है और इसी ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 15 आ जाएगा। मतलब यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 हो तो यहाँ का पोटेंशियल 15 होगा। तो
तो मतलब ये ध्यान -15 होगा या 15, मान लीजिए 15 ही होगा क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ का ए पॉइंट का पोटेंशियल और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ चुका है, ए पॉइंट और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ चुका है। लाइव है भाई। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर दिस इज लाइव और रिकॉर्डेड, तो ये लाइव है भाई, लेना पड़ गया ये क्लास ऐसे करके, नहीं तो मैं उसी वो जो नया चैनल है उसी में लेने वाला था, उसमें हो ही नहीं रहा था, इतनी देर से मैं ट्राई कर रहा था, उसमें क्लास हो ही नहीं पा रही थी, तो अंत में मुझे ये यहाँ पे लेना पड़ा। तो देखिए ए पॉइंट और सी पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना वो सेम आ जाएगा। ए पॉइंट और सी पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम आ जाएगा तो सिंपल सी बात है कि आपका इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो ऑब्वियस सी बात इसमें एनर्जी स्टोर जीरो हो जाएगा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरा क्या कहना है, क्या इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम है, ये सेम पॉइंट है, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल सेम तो मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो आप लिखोगे हाफ सी वी स्क्वायर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया तो एनर्जी स्टोर भी जीरो हो जाएगा। तो आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए, तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चंस मैंने उठाए आज, बेसिक्स क्वेश्चंस उठाए जिससे कि आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, चलिए, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, ये वाला क्वेश्चन, ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो इसको एक बार ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ट्राई करो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बताना था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कराओ, लेकिन पहले आप लोग इसको कीजिए। हाँ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कोई टफ थो ना क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ये टफ क्वेश्चन थो ना, करो इसको। अरे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए सब इजी थे, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, बस ये बताना था आप लोगों को कि क्वेश्चंस टफ नहीं आते हैं। हाँ, जो कल कराऊंगा वो फिर थोड़ा टफ होगा। सर आपने तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने पर भी करंट वायर से फ्लो कर जाता है। अच्छा, आप वो मान रहे हो, तो मेरा ये कहने का मतलब है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है, एक बात सोचो ना, कैपेसिटर में करंट कैसे फ्लो करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया, अगर आप कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते हो तो वो अगर जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, तो सिंपल सी बात है उसका एनर्जी स्टोर हाफ सी वी स्क्वायर ही लिखते हो ना। एनर्जी स्टोर में आई की वैल्यू थोड़ा आती है, तो आई का टर्म पे थोड़ा हम लोग लिखते हैं कैपेसिटर पे। और ऑब्वियस सी बात है एनर्जी स्टोर जो मांगा जाता है वो आपको स्टडी स्टेट में मांगा जाता है, क्योंकि एनर्जी तो धीरे धीरे स्टोर होती रहती है कैपेसिटर में। तो फाइनल स्टेज पे एनर्जी मांगा जाता है कि आपसे फाइनली कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, ये थोड़ा पूछा जाता है कि किस रेट से एनर्जी स्टोर हो रही है वो। ठीक है, तो फाइनली पूछा जाता है, क्योंकि फाइनल ही पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि किसी टाइम पे एनर्जी स्टोर कितनी, तो वो तो वेरिएबल होगी। तो फाइनली तो करंट जीरो हो जाएगा ना, कुछ भी हो जाए तो फाइनली तो आरसी सर्किट पढ़े हुए हैं तो इतना तो आपको पता है कि टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आपका वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, तो कैपेसिटर वाले ब्रांच में तो करंट कुछ होगा ही नहीं ना। ये आप लॉजिकली सोच सकते हैं। जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी कर सकते हैं इसको, और देखो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको दो हिंट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी कर सकते हो और कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। आपको दोनों तरीका बताऊंगा और इसमें एक वेरिएशन करके भी आपको बताऊंगा, तो मतलब ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन कैसे ड्राइव होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अच्छा कॉन्सेप्ट वाला ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तहजीब दीजिएगा, मतलब कि इसको थोड़ा सा इज्जत दीजिएगा। क्वेश्चन ठीक है, इजी लगता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन।
कितने लोगों से हो गया ये बताइएगा? एनर्जी डेंसिटी से बन जाएगा शायद, पर आंसर नहीं आ रहा है। आएगा आंसर, उससे भी आएगा। आप गलती कर रहे हो कुछ। एक बार ट्राई कर लियो तो बीच में बता देना सेल्फ एनर्जी से। ओके चलो ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो देखो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, एक बड़ा वाला कैप इस तरीके से, अगर तुमने अंदर पे चार्ज क्यू दे रखा है, यहाँ पे क्यू दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू हो जाएगा और बाहर वाले सरफेस पे टी क्यू चार्ज होगा। पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो कर लो भाई, ठीक है? तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले कर लो भाई। तुम क्या बोल रहे हो? अगर अंदर वाले सरफेस पे देखो चार्ज यहाँ क्यू दे रखा है, तो यहाँ क्यू तो इनर वाले सरफेस पे माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू होगा और ऊपर में 2q हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है? द एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सरफेस आउटर सरफेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, अगर बाहर वाले सरफेस के लिए बोला है तो बाहर वाले सरफेस के लिए आप अंदर के बारे में नहीं बोल रखा है, तो ये आप इसको ऐसे मान सकते हो कि बाहर वाले जो स्फीयर में 2q चार्ज हो गया और अंदर माइनस क्यू चार्ज स्टोर है। चलिए ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कितना दे रखा है आपको? 2r दे रखा है। तो बताइए एक आइसोलेटेड स्फीयर का, अगर एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है? k बाई, याद होगा, r बाई के, यानी आप कैपेसिटेंस की वैल्यू बोल सकते हो 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू r होता है। अगर आपको याद हो तो ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में कराया था, कैपेसिटेंस की वैल्यू r बाई के बराबर होती है, या आप बोल सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r के बराबर होती है। यानी एक तरीके से देखिए, ये कैपेसिटर है, अगर तुम ध्यान से देखो, जिसका कैपेसिटेंस की वैल्यू है 4 पाई, अगर तुम ध्यान से देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r के जगह हो गया 2r, ठीक है? और इस पे जो चार्ज स्टोर है वो 2q चार्ज स्टोर है। तो इस पे एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी इस कैपेसिटर में? ये हो जाएगी q स्क्वायर, दैट इज 2q स्क्वायर अपॉन 2c, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r। तो देखिए आंसर आ गया। बेटा एक बात बताओ, एक बात सोच के बताना कि चार्ज जैसे देखो ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर की तरह अगर बिहेव करेगा तो यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे चार्ज, इसके मैंने ये तो ना बोला कि पूरी तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पूरी यहाँ पे नेगेटिव, इसके कारण यहाँ पे इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा, और अगर यहाँ इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा तो ऊपर में 2q चार्ज होगा ना। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कराया है, समझ रहे हो मेरी बात को? कीजिए। बाहर में 2q चार्ज होगा, समझ में आया? नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये थोड़ा होता है कि इसके सेल के अक्रॉस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। यहाँ पे प्लस q चार्ज है, सिंपल सी बात है, यहाँ माइनस q चार्ज आएगा। अरे कैपेसिटर की तरह तो बिहेव करेगा ना। चलिए, ये तो पहला तरीका था, ठीक है? इसका देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक से कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी करने का तरीका बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से कैसे करेगा? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक से करोगे तो सिंपल सी बात है, पहले आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 2q चार्ज है। अब देखो यहाँ से किसी r डिस्टेंस पे, यहाँ से किसी r डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखोगे तो लिखोगे 2q अपॉन r स्क्वायर, यही आप लिखिएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको आप एक सेंटर में आप किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखोगे तो ये। अच्छा, अगर आपको याद होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर तुम बोलो कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो डेल्टा U अपॉन वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से r डिस्टेंस पे जाता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ। तो देखो ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये वाला एलिमेंट लिया, ये स्फीयर ही है। इसको ये मत समझना सर ये टेढ़ा बोका क्या बनाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ 4πr² इंटू डी आर। अच्छा, मैंने r डिस्टेंस पे गया, एक छोटा सा एलिमेंट dr लिया, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 4πr² से इसका सरफेस एरिया हो गया, इंटू dr कर दिया तो वॉल्यूम पता चल गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से देखो, डेल्टा यू की वैल्यू लिख सकता हूँ। इस छोटे से वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है उसको ये du से लिख देता हूँ। इसको क्या कर देता हूँ? du से लिखता हूँ। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इस छोटे से वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी? वो हो गई होगी du इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट। और ई की वैल्यू कितनी है भैया? ये दे रखिए k इंटू 2q अपॉन r² का स्क्वायर इंटू dv। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 4πr² इंटू डी आर। अगर तुम ध्यान से देखो तो यही हो जाएगा। अब r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आपको बोल रखा है? r की वैल्यू बोल रखा है 0 से, r की वैल्यू दे रखा है 2r से इन्फिनिटी तक। तो ये आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे, इससे भी आंसर निकालोगे वही आएगा। मैंने क्या बोला कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो मैंने क्या किया कि इस स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे गया, एक छोटा सा एलिमेंट dr स्ट्रिप का एक एलिमेंट लिया, उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4πr², इसका सरफेस एरिया इंटू dr। अब देखो डेल्टा v अपॉन ये होता है, अगर आपको याद हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट e²। इसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है। तो ये देखो r डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मैंने मान लिया और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? k इंटू 2q अपॉन r² का होल स्क्वायर, और हाफ एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही था, इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितनी एनर्जी स्टोर है ये आपको पता चल गया। उसको आप इंडिकेट कर दो 2r से। आपको बोला कहाँ से कहाँ तक है? 2r से इन्फिनिटी तक, तो आप इसको करती है। अच्छा, आपको बोला होता 2r से 3r के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर है, तो भैया 2r से 3r कर देते तो आपको 2r से 3r के बीच की एनर्जी स्टोर आपको पता चल गई होती। तो ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था। बताइए कितने लोगों को समझ में आया? बताइए ये कितने लोगों को समझ में आया? ये बताइए कितने लोगों को समझ में आया? अगर आपको 2r से 3r के लिए बोला तो आप लिमिट लगा देते ना। du वाला जो लिमिट है, du का जो लिमिट है हाफ एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन वाला जो लिमिट लगाया है, ठीक है, इसमें आप 2r से 3r कर देते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये बताइए कितने लोगों को ये समझ में आया कि कैसे करके करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए, चार्ज कब इंड्यूस्ड होता है? चार्ज देखो ऐसा नहीं है कि देखो अगर आपका सॉलिड स्फीयर दिया रहता तो उस केस में इसको जो चार्ज देते हैं वो सरफेस पे रहता है, इसके अंदर नहीं जाता। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, बहुत पतला सा सेल दे रखा है। ये इतना पतला सेल है, सिंपल सी बात है, जो ऊपर चार्ज दोगे तो वो नीचे भी आ सकता है, सिंपल सी बात है। इस थिन सेल के केस में आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए। ये आपका कैपेसिटर का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई कीजिए। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, अगर आपको नोडल एनालिसिस याद होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। अगर आपको नोडल एनालिसिस याद होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसको एक बार ट्राई कीजिए, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद देखते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं है बेटा, देवरा सर की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको। और जितने भी लोग हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, आज क्लास यहाँ पे हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन यहीं पे होगी। उसका रीज़न था कि मैं उस वाले चैनल पे क्लास ले रहा था जो मैंने नया बनाया है, और उस वाले चैनल पे मतलब कि क्लास मतलब हो ही नहीं पा रही थी। मतलब बहुत देर से, मतलब 15-20 मिनट से मैं ट्राई कर रहा था, क्लासेस हो ही नहीं पा रही थी। तो
इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ पे लेना पड़ा। फिर भी इसमें आपको पुराना मेरा जितना भी कंटेंट है ये आपको अवेलेबल रहेगा, सारा कंटेंट आपको यहीं पे मिलेगा, पुराना वाला जितना भी मैंने पहले जो न्यू एरा में पढ़ाया था जितना भी कंटेंट यहाँ पे मैं उनको अपलोड कर दूंगा। और हाँ, जो भी नए कंटेंट है वहाँ पे मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली आज यहाँ पे इसलिए लेना पड़ा कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, चलिए इसको ट्राई कर लिया आप लोगों ने। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। तो देखो सारे कैपेसिटेंस सी दे रखे हैं, आपको पूछा क्या है ओ पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। अब देखो जहाँ भी इस तरह की चीज़ें दे रखा होता है ना, यहाँ का मतलब है यहाँ का जो यहाँ का पोटेंशियल ये जीरो हो गया। क्यों जीरो हुआ? क्योंकि इनको अर्थिंग कर दिया गया। जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखे तो उसका मतलब है वहाँ का पोटेंशियल आप जीरो मान लिया कीजिए, अर्थिंग कर दिया गया। अगर यहाँ का पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया? अगर तुम ध्यान से देखो तो भी, मतलब यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो हो गया, यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो हो गया और यहाँ का पोटेंशियल ओनली भी हो गया। तो ये छोटी सी चीज़ आपको पता चली, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल जीरो और यहाँ का पोटेंशियल भी। अब भी के आगे तो बढ़ नहीं सकते हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं। यहाँ का पोटेंशियल चलो कुछ मान लेते हैं, y मान लेते हैं, और यहाँ का पोटेंशियल कुछ x मान लेते हैं। ओ पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको x मान लिया। अब देखो दो नोडल एनालिसिस लगा दो, नोडल एनालिसिस लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ओ पॉइंट के हिसाब से नोडल एनालिसिस लगा देना तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नोडल एनालिसिस लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। नोडल एनालिसिस नोडल एनालिसिस लगा दो। अब मैंने क्या बोला, यहाँ का पोटेंशियल भी हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। एक्चुअली में x आपको भी के टर्म में निकालना है। तो अब हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? आप बताइए, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या? आप ट्राई कीजिए, ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। नहीं, इसका आंसर ए दिया हुआ है बेटा, इसका आंसर ए दिया हुआ है। तो एक बार ट्राई कीजिए, इसको अभी ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं नोडल एनालिसिस बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया हूँ। तो प्लीज़ इसको एक बार ट्राई कीजिए, हो जाएगा आपसे। मैंने क्या बोला एक बार फिर से आप लोग समझिए। इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ, तब तक आप लोग इसको ट्राई कीजिए। मैं भी इधर इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोगों ने x माना था, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल y और इस पॉइंट का पोटेंशियल v, अगर आपको याद है। अब देखो आइसोलेटेड प्लेट है, तो पहला तो आप इस पॉइंट के लिए लगा दो, इस पॉइंट के लिए लगा दो, दूसरा इस पॉइंट के लिए लगा दो। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन तीनों प्लेट्स में जो चार्ज का सम होगा, ध्यान से देखिएगा, इन तीनों प्लेट्स में जो चार्ज का सम होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसके लिए लगा दीजिए। फिर आप लगा दीजिए इस चारों प्लेट में जो चार्ज का सम होगा वो 0 होगा। तो 2 नोडल एनालिसिस के आपको मिल जाएंगे। पहला तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा दीजिए, दूसरा यहाँ पे लगा दीजिए। तो मैं ये बोलूँगा इस प्लेट को अगर आप जो भी मानते हो, नेगेटिव मानते हो, पॉजिटिव मानते हो, उस हिसाब से लिख दीजिए। तो यहाँ का चार्ज का सम, यहाँ का चार्ज का सम प्लस यहाँ का चार्ज का सम, तीनों को 0 करवा दीजिए। यहाँ इस कैपेसिटर में जो प्लेट में चार्ज है, इसमें जो चार्ज है, इसमें जो चार्ज है और इसमें जो चार्ज है, इनका सम 0 हो जाएगा। तो इससे आपका आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो आपका आंसर यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस वाले के लिए अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आप लिख सकते हो यहाँ पे Q1 चार्ज था, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है। तो आप लिख सकते हो कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू 0। मतलब आपने y को जो है ना हायर पोटेंशियल मान लिया। अगर यहाँ पे Q1 अगर आपने माना है तो इसका मतलब Q1 पॉजिटिव पे माना, तो मतलब डेट मीन्स y इज ए हायर पोटेंशियल। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, आप लिख सकते हो y माइनस 0 × और इसको c
प्लस Q2 को आप क्या लिख सकते हो, Q2 को लिख सकते हो ये वाला को, इस वाले के लिए लिख सकते हो, ध्यान से देखिए y माइनस एक्स इंटू सी प्लस, अब इसके लिए क्या लिख सकते हो, इसके लिए लिख सकते हो, ध्यान से देखो y माइनस भी इंटू सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये पहला इक्वेशन आ गया इस वाले के लिए। इसी तरीके से इसके लिए अगर यहाँ पे माइनस माना है तो सिंपल सी बात है यहाँ माइनस होगा। फिर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे माइनस मान लो, यहाँ पे भी माइनस मान लो, यहाँ पे भी माइनस मान लो, तो सभी माइनस का सम जो है बेसिकली 0 है। तो इसका मतलब है x जो है सबसे छोटा पोटेंशियल है, ये भी आप मान सकते हो। तो समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये आप बताइए कितने लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैंने आपको एक बार दोबारा बताया। बताइए कितने लोगों को समझ में आया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि तुम ध्यान से उससे भी कर सकते हो, लेकिन क्या यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा? ये दोनों पैरेलल में है, ये ठीक है, क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा? उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये वाला आंसर ज़्यादा सही होगा। इस तरीके से करना मेरे को लगता है ज़्यादा सही होगा इन कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। तो मुझे लगता है आप ऐसे ही कीजिए जो मैंने आपको नोडल एनालिसिस, ये तो मैंने पहला इक्वेशन इस वाले के लिए बता दिया ना। मैंने क्या बोला कि इस प्लेट और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आपने मान लिया, तीनों का सम 0 मान लिया। इसी तरीके से इस प्लेट, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ ये वाली प्लेट, इसी तरीके से ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट में जो चार्ज होगा, चाहे आप चारों प्लेट में नेगेटिव चार्ज मान लो, अगर नेगेटिव चार्ज मान लेते हो तो x जो है सबसे छोटा पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ के पोटेंशियल, यहाँ के पोटेंशियल, यहाँ के पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल से सबसे छोटा पोटेंशियल x हो जाएगा। तो उससे आप निकाल के देखिए तो आपका समझ में आ जाएगा कि ये जो मतलब कि आपका जो है 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल और आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इसी से ट्राई कीजिएगा, नोडल एनालिसिस जो मैंने आपको थ्योरी में बताया इससे ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अगर किसी लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दूसरा इक्वेशन भी लिख देता हूँ। दूसरा इक्वेशन कैसे लिखोगे, जैसे अगर याद होगा आपको तो इसमें कैसे करके डायग्राम दिया हुआ है, दूसरा डायग्राम मैं बना देता हूँ, दूसरा वाले के लिए भी बना देता हूँ। इसके बाद क्या है, 1 मिनट, ठीक है। इसमें मान लो Q4 माइनस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6 माइनस Q7, तो आप डायरेक्टली लिखोगे माइनस Q4 प्लस माइनस Q5 माइनस Q6 माइनस Q7 इज इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो यानी Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 प्लस Q7 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ का पोटेंशियल आपने x मान रखा था, यहाँ का पोटेंशियल y था, यहाँ का पोटेंशियल आपका v था और यहाँ का पोटेंशियल 0 और यहाँ का पोटेंशियल 0। इसका मतलब है आपने पॉजिटिव प्लेट के हिसाब से अब लिख दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, x सबसे छोटा है तो आप लिख सकते हो Q4 के लिए क्या लिखोगे, ध्यान से देखो तो यहाँ लिखोगे y माइनस x इंटू सी, यही लिखोगे। और Q5 के लिए क्या लिखोगे, Q5 के लिए लिखोगे दिस पोटेंशियल इज लोअर, तो मतलब यहाँ पे लिखोगे v माइनस एक्स इंटू सी। Q6 के लिए क्या लिखोगे, Q6 के लिए लिखोगे, ध्यान से देखो 0 माइनस भी इंटू सी। इसी तरीके से यहाँ पे 0 माइनस एक्स इंटू सी। इसी तरीके से इसके लिए क्या लिखोगे, प्लस ऑफ 0 माइनस एक्स इंटू सी इज इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आ जाएगा आंसर आपका। और इसका आंसर क्या आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आपका आता है ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसका याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आएगा। तो मैंने दोनों इक्वेशन आपको बता दिया, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई ज़्यादा माथापच्ची है नहीं इस क्वेश्चन में, बस इक्वेशन लिखने। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो और मैंने इसको अच्छे से बता भी दिया, थ्योरी में भी बताया था और अभी भी बता दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लीजिए। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास है तो मैं यहीं तक क्लास लूँगा, मतलब कि यहीं तक आज 5 क्वेश्चन मैंने करवाए और इस 5 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं बोलूँगा बच्चों तुम लोगों को कि
जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो, लाइक, और जितना ज़्यादा बच्चे देखते हैं, जितना बच्चे ही करते हैं, मुझे उतना अच्छा लगता है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस वाले को भी, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पर एक बार ट्राई कीजिए। शेयर किया करो तुम लोग खुद से पर्सनली। जो बच्चे नहीं देखते हैं ना, आप लोगों के फ्रेंड व्रेंड में भी उनको बोलिए कि सर पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों को एडवांस का इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, साथ साथ इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं, तो तुम भी प्रेजेंट रहा करो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सर कैपेसिटर के बाद मैग्नेटिज्म कराओगे क्या? हाँ, कैपेसिटर के पास मैग्नेटिज्म। कल से मैं थोड़ा टाइम टेबल सही कर दूंगा आप लोगों का। अभी कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी घर में, मेरा घर के बगल में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सुबह मैं क्लास इसलिए नहीं ले पाता हूँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, तो मैं इसलिए क्लास नहीं ले पाता हूँ उस टाइम पे। अब जिस समय आवाज़ कम रहता है, अभी थोड़ा काम रुका हुआ है, इसलिए मैं क्लास ले पा रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्शन काम के कारण बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। जितने भी लोग हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिएगा इसको। और उस वाले टेंशन मत लीजिएगा, उसी में मैं क्लासेस लूँगा, उसी वाले चैनल पे। और कभी कभी अगर प्रॉब्लम आएगी उस वाले चैनल पे, तो मैं इसमें क्लास प्रीफर करूँगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ये क्वेश्चन हुआ आप लोगों से? पहले बताइए, ये हुआ आप लोगों से? चलिए, क्या दे रखा है फिगर 1 में? एक कैपेसिटर है जिसको 3 रीजन में बांट दिया गया है। तो चलो तीनों का डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। चलो, यहाँ का जो बीच का डिस्टेंस दे रखा है, मतलब वाइट से कर रखा है क्या मैंने, ये को मान लो d, इसको भी मान लो d, इसको भी मान लो d। अब एक बात बताओ, मेटल्स का जो k होता है ना, वो इनफाइनाइट होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो मेटल्स का जो k होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है k। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर मैं बात करूँ मेटल्स के केस में, वो इनफाइनाइट होता है। ये मैं आप लोगों को याद कीजिए, पीडीएफ से जो उस दिन पढ़ा रहा था, उसमें बताया था कि मेटल्स के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स इज इनफाइनाइट। इसलिए याद कीजिए कि किसी मेटल्स के अंदर अगर कोई कंडक्टर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो होता है वो 0 होता है। क्यों होता है? याद कीजिए, ई नेट की जो वैल्यू होती है वो होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के। तो अगर मेटल को या कंडक्टिंग मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखते हैं, तो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E0/K हो जाता है। और मेटल्स के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर जो नेट जीरो होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए 0 हो जाता है, ई नेट 0, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप जितना लगाते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आप लगाते हो, उतना ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाता है। इसलिए इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है। ये याद रखिएगा, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ जाता है। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेटल्स के अंदर 0 होती है, कंडक्टर के अंदर। याद होगा आपको, पता होगा कि कंडक्टर को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन पे रखो, तो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। तो उसका क्या रीजन होता है? उसका बस एक ही रीजन होता है, उसके अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बोल दो आप, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ जाता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होते हैं, तो जो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन आपको नहीं पता था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, किसी को पता था तो अच्छी बात है। अब देखो, इसी तरीके से इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया गया। अब देखो, एक कैपेसिटर है जिसको 3 लेयर पे बांट दिया गया। तीनों लेयर का मैंने आपको थिकनेस बता दिया था। तीनों लेयर का, तीनों का थिकनेस को आप d मान लो। ये भी d है, ये भी d है और ये भी d है। मतलब इसका मतलब है ये 3 कैपेसिटर है। अब ध्यान से देखो, 3 कैपेसिटर है, तीनों में अलग अलग आपका मटेरियल भरा हुआ। 3 कैपेसिटर्स पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए। तो देख लो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि 3 कैपेसिटर्स। अब ये वैक्यूम है, तो वैक्यूम में है तो k की वैल्यू तो 1 हो गया। अब सेकेंड वाला क्या है? कंडक्टर है, तो k की वैल्यू इन्फिनिटी हो गया। और तीसरे वाले के लिए k की वैल्यू k ही दे रखी है।
तो मतलब आपको ये पता चल गया कि पहले वाले के लिए कैपेसिटेंस जो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ई आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ई आएगा, और दूसरे का जो कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर तुम देखो तो इनफाइनाइट इंटू ए एप्सिलॉन नॉट इन अपॉन डी आ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट आ जाएगा, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ जाएगा। अब तीनों जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सी इक्विवेलेंट अगर तुम निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप वन अपॉन सी इक्विवेलेंट लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे ना, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे ही लिखते हो ना। तो अगर देखो C2 जो है ये बीच वाला जो है ये इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये टर्म तो जीरो हो गया, तो यानी ये और ये मिलके ये दोनों ऐड होंगे खाली। तो आप ये बताइए कि आपको C इक्विवेलेंट पता चल जाएगा, C इक्विवेलेंट पता चल जाएगा तो एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी इस पूरे कैपेसिटर्स में, तो हो जाएगा आप अगर देखिए तो हाफ CV स्क्वायर से आप निकाल सकते हो। तो ध्यान से देखिए हाफ CV स्क्वायर से आप निकाल सकते हो, या Q स्क्वायर अपॉन 2C से भी आप निकाल सकते हो। तो आप ऐसा करो Q स्क्वायर अपॉन 2C से निकाल लो, तो पूरे कैपेसिटर्स में एनर्जी स्टोर जो हो जाएगी वो हो जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब C की जगह लिखिएगा C इक्विवेलेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा कि मैं बोल रहा हूँ C डेल्टा U नेट जो हो जाएगा वो आप लिख सकते हो कि Q स्क्वायर अपॉन 2C नेट, और C क्या है, ये C नेट क्या है, C इक्विवेलेंट है। अच्छा डेल्टा U, और आपको पूछा क्या है थर्ड वाले में डेल्टा U इन थर्ड, तो आप क्या लिखोगे Q स्क्वायर। इसका भी Q स्क्वायर क्यों लिखोगे, अगर एक बार सोच के बताना, इसका भी Q स्क्वायर, इसमें भी लिखोगे Q स्क्वायर अपॉन 2C3। अब मैं इसको ऐसा क्यों लिखा हूँ, ध्यान से सोचना, इसका C नेट कितना हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा K प्लस वन इंटू, अगर इसका C इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि C इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा, निकाल के देखना तो तुमको आ जाएगा कुछ। अभी मुझे एग्जैक्ट अभी मैंने कैलकुलेशन तो किया नहीं है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो इस C नेट का मतलब क्या है, वही C इक्विवेलेंट, या C नेट मैं नहीं लिखता, उसको C इक्विवेलेंट ही लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, C इक्विवेलेंट। अब देखो ये पता चल गया C3 कितना है, अगर तुम ध्यान से देखो तो C3 हम लोगों ने क्या ले रखा था, ये था K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इन दोनों का, अच्छा बोलोगे सर इस वाले में भी क्यों माने हो, इस पूरे में भी चार्ज क्यों माने हो, तो मेरा ये कहना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन पे सभी कैपेसिटर्स पे जो चार्ज होता है वो बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी चार्ज Q होगा, यहाँ पे भी चार्ज माइनस Q होगा, इस पे भी चार्ज Q होगा, इस पे माइनस Q होगा। सिंपल सी बात है, इस पे चार्ज इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब जीरो के बराबर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जो चार्ज होगा यहाँ Q होगा और यहाँ माइनस Q होगा, मतलब इस पे जो नेट जो चार्ज होगा, अगर इसको इन तीनों को एक कैपेसिटर मान लिया जाए तो उस पर भी चार्ज Q होगा, और इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पे भी चार्ज Q ही होगा। अगर आपको याद होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशंस में सभी पे चार्ज बराबर होता था अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज हो। तो सिंपल सी बात है Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, अगर आप तुम ध्यान से देखो तो आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है डेल्टा U थर्ड वाले में अपॉन डेल्टा U टोटल। तो इन दोनों को निकालोगे तो इसको लिखोगे Q स्क्वायर अपॉन 2C3 लिखोगे, और इसको लिखोगे Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्विवेलेंट लिखोगे। तो ध्यान से देखिए ये आपका आ जाएगा, अगर तुम इसको लिखोगे तो दैट इज C इक्विवेलेंट अपॉन C3। तो ये इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज, मुझे जहाँ तक लगता है ए आंसर इज करेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा, करके देखिएगा। C इक्विवेलेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, C1 की वैल्यू बता दी, C3 की वैल्यू बता दी, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार कमेंट करके बताइए क्या ये वाला पार्ट समझ में आया या नहीं आया। हाँ, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, मेंस में भी आ सकते हैं। मैंने एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से करा दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस ऐसा भी हो सकता है कि मेंस में भी आ सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मैं एडवांस के लिए करा रहा हूँ तो मेंस में ना आए। तो ये बताइए समझ में आया? ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कि कल जो हम लोग कैपेसिटर का जो लेक्चर लेंगे उसमें हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस कराएंगे। अच्छा, ए ऑप्शन आपका दे रखा है, अच्छा आप बोल रहे हो ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है 1/k+1, ये आपका ए ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन दे रखा है 1/k+1, ये आपका ए ऑप्शन दे रखा है। बी ऑप्शन तो आपको विजुअल है, सी ऑप्शन भी विजुअल है, डी ऑप्शन भी विजुअल है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ए ऑप्शन दे रखा है 1/k+1, तो यही आपका आंसर दे रखा है। ठीक है, तो इसको करके देखिएगा, यही आएगा। तो ठीक है, आप लोग आज यहीं रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कि जेईई एडवांस का क्रैश कोर्स का हम क्वेश्चंस की पार्ट 2 लेंगे। इसके बाद साथ साथ में कल से आप लोगों का टाइम टेबल सही हो जाएगा, तो कल से आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कल से आप लोगों का टाइम टेबल सही हो जाएगा और स्पेसिफिक टाइम पे ही आपकी क्लासेस हुआ करेगी। मैं जनरली कोशिश करूँगा कि 2 से 3 एक क्लास ले लूँ और एक क्लास 8 से 9 रात में ले लूँ। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये तो मैंने अभी 2 क्लास के लिए बोला है, मुझे 4 क्लास मिनिमम लेनी पड़ेंगे, 3 से 4 क्लास मुझे मिनिमम लेनी पड़ेंगी, तभी आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो पाएगा एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अभी मैं 2 क्लास ही रखता हूँ, एक आपका 2 से 3 रहेगा या 2 से 3 ही कर दूंगा मैं हर दिन क्लासेस, और एक क्लासेस आपका करूँगा 8 से 9 बजे रात में। तो ये कैसा रहेगा, एक बार कमेंट करके जरूर तुम लोग बताना कि ये जो मैंने टाइमिंग सोचा है कि 2 से 3 और रात को 8 से 9, ये 2 क्लासेस का आपका टाइमिंग रहेगा। और मैं सोच रहा हूँ कल से आपका मैं साउंड भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, मतलब कि साउंड वेव जो बचा हुआ था 2 लेक्चर तक मैंने करा दिया था, कल से मैं साउंड वेव क्या देखता हूँ, अगर मुझे सुबह अगर मुझे आवाज़ उतना ज़्यादा नहीं दिखा तो फिर मैं क्लासेस आपकी और भी ले लूँगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। देवराज सर की क्लास है उनको अटेम्प्ट कीजिए, और जितने भी लोग हैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी लोग हैं उनको जाके बताइए यहाँ के बारे में कि सर लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो यहाँ आके क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और जाइए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।